जो फर्स्ट ईयर में जब स्टार्ट हुआ था कॉलेज, तब की एक मेमोरी है कि सीनियर से बहुत डर लगता था कि यार शुरुआत में पता नहीं इंट्रो लेंगे, पता नहीं शुरुआत में कुछ लोग गए, जो दो चार लोग जाते थे सीनियर के पास, तो वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि यार मुझे ये कहा, मुझसे ये करवाया उन्होंने। तो वो बहुत डर लगता था यार, पता नहीं क्या करवाएंगे। तो एक दिन मैं स्लीपर के जो आरडी पे चला गया था चाय पीने स्लीपर पे, और एक दो सीनियर ने मुझे पहचान लिया। तो मेरे को कहा कि अब ये स्लीपर हाथ में लेके और ऐसे जा सकते हैं। तो वो बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा भी लगा था उस टाइम। बट ऐसा होता है, तो सबके साथ होता है ऐसा। तो ये So, allow me to introduce you all to the person who has not only achieved an impressive All India rank of 85 in the UPSC Civil Services examination, but is also an esteemed alumnus of our college. Please welcome Bharat Jaiprakash Meena sir. He has completed his BTech degree from Mechanical Engineering in year 2019 from our prestigious college ITI Sandhanbad. These were his unwavering commitment, exceptional intellect, and extraordinary perseverance that made him emerging as a shining star in the realm of civil services by securing a remarkable All India rank of 85. Let us extend our heartfelt congratulations to Bharat Jaiprakash Meena sir on his remarkable achievements in both the UPSC Civil Services examination and his contribution as an alumnus of our esteemed college ITI Sandhanbad. So without any further delay, let's have some talk with Bharat sir and let's deep dive into his inspiring journey from ITI to civil services exam. So Bharat sir, starting with the very first question, शुरुआत कहाँ से हुई यूपीएससी की तैयारी की? क्या कॉलेज के दौरान ही आपने सोच लिया था कि सिविल सर्वेंट बनना है, या कॉलेज के बाद तैयारी शुरू करी, एंड किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया आपको? मुझे लगता है मैं 8th क्लास तक जो मेरी स्टडी है वो गाँव में हुई थी। तो उस टाइम में मेरे फादर, बड़े भैया वो सब बात करते रहते थे। वो सोचते थे कि यार आईआईटी वाले अगर कोई बच्चा आईआईटी करता है, तो उस टाइम पे सीसेट नया-नया इंट्रोड्यूस हुआ था यूपीएससी में। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के या फिर आईआईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत इसका बेनिफिट मिलता था। तो मैंने सोचा यार अपन करना, तो तब से ये दिमाग में था कि यार यूपीएससी करना है। तो यूपीएससी करना था, आईआईटी के थ्रू ये जर्नी पूरी की जाए। तो मैं बहुत जल्दी फिर 8th क्लास के बाद जल्दी जयपुर जैसे बड़े शहर में आ गया, सीकर के पास एक सिटी है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर ये दिमाग में था तब से ही कि यूपीएससी करना है। फिर आईआईटी में होया, 12th के बाद फिर कोटा गया 1 साल, फिर वहाँ से आईआईटी एसएम धनबाद में मिला। फिर यहाँ की मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। अब ये सपना तो मेरे अंदर भी था कि यार यूपीएससी करनी है, बट कैसे करनी है, लोगों ने अभी से स्टार्ट कर दिया। तो वो चीज़ एक हेडेक देने लगता था कि यार सब तैयारी कर रहे हैं, करना तो मुझे भी, बट मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा। अगर यूपीएससी करने की सोचो तो इधर इधर बैक लग जाए, इधर समर सेमेस्टर हो जाए। तो फिर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग जर्नी थी कि यार स्टार्ट कैसे करें इस चीज़ को। काफ़ी लोग पढ़ भी रहे थे, कोचिंग करने लगे थे वीकेंड पे। तो वहीं से थोड़ा मोटिवेशन मिला। फिर सोचा यार करना तो यही है, तो कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो एक ग्रुप नहीं बना वहाँ पे। अब अभी फिलहाल जो आप कह रहे हो कि क्लब बन गया है एक ऐसे धनबाद में, तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी लोग फ्यूचर में ये सब करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा यहाँ से कि आगे उनको क्या करना है, कैसे करना है। हमें तो काफ़ी सारी चीज़ें पता ही नहीं थी, बस किसी ने बुक बता दी, लक्ष्मीकांत उठा के ले आए, पढ़ ली, पर कुछ फायदा नहीं हुआ 1-2 बार। तो ऐसी कुछ जर्नी थी। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था, पर बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ था उसका। बट उसके बाद जब 2019 में ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया और फिर मैंने एक प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की थी। ओके, सो आपने सर 2020 से अपनी तैयारी शुरू करी थी, और पहला नहीं अटेम्प्ट? हाँ। सर, मैं एक्चुअली हर्षिता मैं मई 2019 में ग्रेजुएट हो गया था उस टाइम। तो फिर उसके 1 मंथ बाद जून या जुलाई में मैं दिल्ली आ गया था, और तब से मैंने स्टार्ट की थी। तो सर क्या उस समय आपने जॉब किया 2019 में ग्रेजुएट होने के बाद, या फिर बिना जॉब के आपने डिवोट कर दिया खुद को यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए? एक्चुअली मेरा कोई बहुत जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस था नहीं कि जॉब करनी है पहले, क्योंकि मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है मेरा फैमिली, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था नहीं इस चीज़ का। और मेरे दिमाग में ये था कि यार यूपीएससी करना है, तो उस वजह से मैंने उस चीज़ का ज़्यादा लोड भी नहीं लिया कि मुझे जॉब चाहिए या फिर प्लेसमेंट में भी, इस चक्कर में प्लेसमेंट में नहीं बैठा था।
और मैंने फिर उसके यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी। सर आपने दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करीब से देखा है, दिए हैं, क्लियर किया है। जेई एडवांस तो काफ़ी टफ माना जाता ही है, यूपीएससी भी बहुत टफ होता है, वो हर तरीके से आपको टेस्ट करता है। बड़े मुश्किल एग्जाम्स हैं ये दोनों। तो क्या आपको इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर या फिर डिफरेंसेस जो होते हैं वो आप उनके बारे में बता सकते हैं? सबसे पहले अगर मैं सिमिलरिटीज की बात करूं, तो दोनों एग्जाम में एक हार्डवर्क जो है बहुत ही कॉमन फैक्टर है कि आपको बहुत ज़्यादा करना होता है। पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोनों एग्जाम के लिए। बट अगर हम आईआईटी की बात करें, तो आईआईटी में आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप वहाँ लक फैक्टर बहुत कम होता है। आप पूरा बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, आप कोचिंग से टेस्ट देते हैं, तो आपको एक आइडिया होता है कि मेरा होने वाला है कि नहीं होने वाला सिलेक्शन। वहाँ आपके मार्क्स सारे होते हैं उससे। जबकि यूपीएससी का बहुत अलग है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा हो ही जाएगा। जैसे मैं जब जब मैं कोटा में था, तो उस साल के जो टॉपर थे सतवत, मुझे अभी भी याद है, तो उनके बारे में सुनता था कि कोई बंसल में कोई लड़का है और इस बार उसका सुनने मारा, वो टॉप करेगा, और उसी ने टॉप किया था उस साल। तो ये आइडिया लग जाता है एटलीस्ट जेई वगैरह में कि कोचिंग में कौन टॉप करता है, और वो बंदे आईआईटी में हो ही जाता है, अच्छा खासा उनकी रैंक आ जाती है। बट ये यूपीएससी बहुत अलग तरीके की एग्जाम है, क्योंकि इसमें अब इस बार की अगर हम बात करें, जिस टाइप का प्री पेपर आया है, तो कई बार जो दो दो तीन तीन बार इंटरव्यू दे रखे हैं कई लोगों ने, तो उन लोगों का प्री नहीं हुआ इस बार, सी सेट नहीं हुआ, किसी का जीएस नहीं हुआ। जबकि आईआईटी में जनरली ऐसा नहीं होता कि आपके अगर बैकग्राउंड अच्छा है या मैथ्स अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत सेम होती है। बहुत ज़्यादा हो सकता है पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, बट यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक होती है, आपका लक फैक्टर भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो ये दोनों जर्नी बहुत अलग है। बट यूपीएससी की अगर हम बात करें, तो यूपीएससी में ये है कि आपका नॉलेज का गेम है, बट बहुत कम नॉलेज का गेम है, स्मार्टनेस का गेम ज़्यादा है। इसी वजह से कई बार लोग फर्स्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, कोई सेकंड अटेम्प्ट कर रहा है, कोई थर्ड अटेम्प्ट कर रहा है। ये यूपीएससी एक लंबी मैराथन की तरह है कि आपको लगे रहना है, इम्प्रूवमेंट करना है धीरे धीरे। जबकि आईआईटी में ऐसा नहीं है। अगर आपका एक बार ट्वेल्थ के साथ हो जाता है, या फिर एक साल और टारगेट, अब उसके बाद नहीं हुआ, तो आप चाहे लगे रहो, आपको मैथ्स नहीं आ रही तो नहीं आ रही, फिर उसमें अचानक से नहीं आएगी वो चीज़ ना, ये तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये इस तरीके से मुझे लगता है दोनों एग्जाम काफ़ी अलग है। तो सर जैसे आपने बात किया कि पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, स्मार्टनेस ज़रूरी है, आप स्मार्ट वर्क करके ही यूपीएससी कर सकते हो। तो सर जैसे कि मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और उससे पता चला कि आपने 3 अटेम्प्ट दिए थे और तीनों में ही आपने कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया ही है। लाइक आपने सेकेंड अटेम्प्ट में 624 रैंकिंग आपकी आई थी, जिससे आपको आईआरएस अलॉट हुआ, और तीसरे अटेम्प्ट में ही आपने एक बहुत बड़ा जंप ले लिया 624 से डायरेक्टली 85। तो सर आपने क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में ऐसे आपने चेंजेस लाए जिससे ऐसी इम्प्रूवमेंट आप देख पाए? लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, तो लास्ट ईयर जैसा कि आपने कहा 624 रैंक आया, बट मेरे इंटरव्यू में मार्क्स काफी कम थे। 146 मार्क्स जो है मुझे मिले थे इंटरव्यू में, और रिटर्न में भी ऑन एन एवरेज मार्क्स थे, अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात करूँ तो। मुझे लगता था कि यार जैसे ऐसे लास्ट ईयर अचानक से ऐसा पेपर आया था कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ऐसे में मेरे काफी कम मार्क्स थे। तो इस बार में जहां मुझे लगता था यार कमी रही है, मैंने उन एरियाज पे तो फोकस किया ही, साथ में उनको भी बेटर किया जो मेरे ऑलरेडी ठीक मार्क्स आए थे। तो दो या तीन पेपर रिटर्न के थे जहाँ पे मुझे लगता था, फील था कि यार यहाँ काफी अच्छा खासा स्कोप था बनने का। तो रिटर्न के पेपर की ये है कि मैंने और दोस्त जो मेरे ग्रुप था उनसे हेल्प ली, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की, और थोड़ा प्रेडिक्ट करने की भी ट्राई किया कि यार जो पिछले साल जिस टाइप के पेपर आ रहे हैं, तो आप थीम पकड़ सको उनकी। जैसे मुझे याद है प्रीवियस पेपर में पहले एक पेपर में जूनो मिशन पूछा हुआ था नासा का। तो लास्ट ईयर जब जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था, तो मुझे लगा था कि यार ये बहुत बड़ा जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट है, तो क्या ये कौन से पेपर में या तो हो सकता है जीएस 1 में आ जाए, या साइंस एंड टेक जीएस 3 में आ जाए। और वो मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था, और ज्यादातर लोग उसको ब्लैंक छोड़ के आए थे जब मैं बात कर रहा था मेरे दोस्तों से, जबकि मैं बहुत अच्छे से करके आया था। तो ये एक्सपीरियंस का फायदा हुआ, क्योंकि वो लास्ट लास्ट ईयर मेरा पहला ही मेंस था, जबकि इस बार मेरा सेकंड मेंस था। तो जो गलतियां मैंने की उनको सुधारा, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो, अब क्या हुआ कि पहले मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रहा था, एक तो मटेरियल फिल्टर करना सीख गया कि लगभग अब मुझे 4 साल हो गए, अब इस बार रिजल्ट आया तैयारी में, तो वो मटेरियल फिल्टर करना सीख गया कि यार कैसे कैसे मैं गलती कर रहा था, फालतू का मटेरियल जो पढ़ रहा था,
तो अब क्या है कि जो सिलेबस से डायरेक्ट चीजें लिंक हो रही है, उनके आसपास ही मैं रहा, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटका, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज किए, और जो नोट्स थे उनको मैंने और कंसाइज करता गया, तो उसका बहुत हेल्प मिली। दूसरा ये कि जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे उससे क्या कि 10 अंडर 10 आवर्स में किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकता था। तो हर पेपर से पहले अपने जो स्टैटिक नोट्स रिवीजन कर गया, तो उसका ये होता है कि क्वेश्चन देखते ही मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, रेडीमेड मेरे पास इंट्रोडक्शन, एंडिंग, बॉडी वगैरह, जो कौन से पार्ट में क्या अप्रोच लिखने हैं, क्या क्या इश्यूज है किसी टॉपिक में, क्या सॉल्यूशन है, वो मेरे पास ऑलरेडी थे जाकर। तो हर पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन में से 14-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से किया, वहाँ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, और बहुत अच्छे से पूरे पेजेस भरे, पॉइंट टू पॉइंट लिखा, डायरेक्ट लिखा, अच्छी राइटिंग लिखी, तो उसका मुझे लगता है फायदा हुआ वो एक्सपीरियंस का। दूसरा इंटरव्यू में इस बार जैसे लास्ट ईयर 146 थे, तो इस बार 198 मार्क्स आए। तो इंटरव्यू का लास्ट ईयर क्या मुझे बहुत ज्यादा था नहीं, पता नहीं, पहला इंटरव्यू था, तो मैंने बहुत कोचिंग में मॉक्स दिए, तो अलग अलग जगह जो फीडबैक आता था वो बहुत कंफ्यूजिंग था। कहीं कह रहे हैं आप बहुत अच्छा दे रहे हो, कहीं कह रहे हो बेटर कर सकते हो, कहीं कह रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस वो नहीं है, तो वो कंफ्यूजिंग था बहुत ज्यादा। इस बार क्या किया कि मैंने बहुत कम मॉक्स दिए, और जो काफी सारे दोस्त थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो हम आपस में ग्रुप स्टडी किए, एक तरीके से आपस में हमने एक दूसरे का मॉक लेना स्टार्ट किया, तो उसका बहुत हेल्प मिला। जी। दूसरा ये कि मुझे किसी ने बोला था जो मिरर प्रैक्टिस करो, कि आप जो बोल रहे हो आपका एक्सप्रेशन कैसे दिख रहे हैं सामने वाले को, आप खुद को ना धीरे धीरे सुधार करो इस चीज से, और इसका फायदा मुझे लगता है मिला कि इंटरव्यू इस बार 198 वेरी गुड मार्क्स मुझे लगता है कि तो सर आपके इंटरव्यू में 198 आए थे। यस। तो सर मैं आपका एक वही इंटरव्यू देख रही थी, एक मॉक इंटरव्यू, जिसमें विकास दिव्य कृति सर ने कहा था कि तुम्हारा लेवल तो है 198 का, बट अभी तुम थोड़ा सा लैग कर रहे हो, तो आपने फाइनली उससे भी इम्प्रूव कर 190 प्लस इंटरव्यू में स्कोर कर लिया। तो दैट्स रियली नाइस। ठीक है सर, तो अगला क्वेश्चन है ये है, तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर लेवल पे आपको टेस्ट करता है। 3 स्टेजेस होते हैं और सभी काफ़ी टफ होते हैं। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और टफनेस बढ़ती ही जाती है और उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है सिलेक्शन की। तो सर क्या ये हर किसी को बिना बैकअप प्लान के, बिना जॉब सिक्योरिटी के यूपीएससी की तैयारी करना सही रहेगा, या फिर हमको जॉब सिक्योरिटी रख के तैयारी करनी चाहिए? यार मुझे लगता है कि एक ऑप्शन बी रहे तो काफी बेटर रहता है, क्योंकि उससे आपको जब भी आप लो फील करते हो तो एक वो पॉजिटिव वाइब बनी रहती है कि यार मेरे पास और भी ऑप्शन है अगर नहीं भी हुआ तो। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे याद है, जब फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट दे रहा था मैं, तो प्री से पहले काफी ज्यादा परेशान था, स्ट्रेस में था कि यार अब ये एक तरीके से मतलब मैं और फॉर्म भी भरने की सोच रहा था एसएससी के, या फिर जो नाबार्ड का एक फॉर्म आता है वो मैंने लगभग भर ही दिया था, कि किसी ने सजेस्ट किया यार देख ले, तो वो लोड तो रहता ही है उस चीज का। क्योंकि अब आप ग्रेजुएट होके जाते हो तो आपके बैचमेट्स काफी अच्छे से कोई एमएनसी में जॉब कर रहा है, आप उन्हीं को देख रहे हो ना यार, उन्होंने इतने पैसे बना लिए किसी ने, फिर बाकी ये सब तो है। सेटल हो गया, मैं अभी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो चीज थोड़ा लोड देती है। बट ये ऐसी तैयारी कि आप ऑप्शन बी तो रखना चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन रेट बहुत कम है, हर साल 1000 मुश्किल से, एवरी ईयर 1000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और हर साल नए बहुत लोग आ रहे हैं, तो कंपटीशन एक तो बढ़ रहा है, कंपटीशन की जो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है ऑप्शन बी एक अपने आप को जो है ना एंजाइटी से बचाने के लिए अच्छा ऑप्शन है। बाकी आप कर सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, बैकअप है, फैमिली बैकअप है, तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट ये है कि आजकल बहुत स्मार्ट, एक स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी हो गई है, तो 2 या 3 अटेम्प्ट में अगर आप फ्री नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आपको ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। मैं ये सबको ये कहता हूँ कि 3 अटेम्प्ट बहुत सीरियसली आप लीजिए, अगर 3 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो फिर आप छोड़ दीजिए, और भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। यूपीएससी में क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम वैसे रही नहीं है जो पहले हुआ करती थी कि आप जितने लंबे टाइम तक टिके रहोगे उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अब इसी चीज से यूपीएससी कहीं ना कहीं दूर जा रही है। हाँ सर, यस ये सर, वो बात। तो है। आपके लाइफ से तो 3 साल अगर आप खाली तैयारी करने में निकाल रहे एग्ज़ाम की, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। लाइक उतने में आप कुछ और करके कमा सकते हैं और आगे बढ़ बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल। लाइफ में। ये तो है बिल्कुल। सर। हम्म। तो सर जैसे अभी आपने बात करी, अभी 4 साल हो गए ग्रेजुएट हुए, तो सर जो फ्रेंड्स कुछ साल पहले बीटेक में आपके साथ थे, और उन्होंने मोस्ट ऑफ उन्होंने 9 to 5 जॉब लेकर वो सेटल हो गए होंगे,
तो उस वक़्त काफ़ी लेफ्ट आउट फ़ील होता होगा या डीमोटिवेटेड सा लगता होगा। तो उस समय आपने कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा और तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी? एक चीज जो मैंने सबसे पहले की जब स्टार्टिंग में करता था कि कुछ दोस्त वगैरह जॉब पे थे, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, तो सोशल मीडिया पे काफी ऐसे पोस्ट देखता रहता था उनकी, व्हाट्सएप पे या इंस्टा वगैरह पे। तो उस चीज से यार थोड़ा टेंशन होती थी कि यार ये सब मजे कर रहे हैं और मैं कमरे में बंद होकर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो एक तो सोशल मीडिया से सबसे पहले मैं दूर हुआ। फिर उनको सबको पता था, जो अच्छे दोस्त थे, कि उनको मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो उनसे फिर बात अपने आप ही कम हो गई। बहुत कम बातें होती थी। कभी बातें होती थी, वो भी मोटिवेट ही करते थे। एक्चुअली जो फ्रेंड सर्कल था कि यार हो जाएगा, कर लेगा ये सब। तो ये चीज थी। और बाकी सेल्फ मोटिवेशन था कि यार अपन को ये करना है। हमेशा ये दिमाग में था कि यार यूपीएससी तो करनी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो ये पछतावा रह जाएगा लाइफ भर कि यार यार ये चीज छूट गई। कुछ और तो फिर भी कर ही लेंगे कुछ ना कुछ तो, बट यूपीएससी नहीं हो पाई तो दिमाग में वो रह जाएगी। जो वो ख्वाब होता है ना डीएम बनने का, कि यार वो हाँ, दिमाग ये से तो निकल है। जाएगा एक तरीके से। तो बस इसी चीज ने मोटिवेट किया। बाकी सेल्फ मोटिवेशन था कि यार ये बहुत टाइम से, बचपन से ही एक सपना था जो अंदर पल रहा था। तो अब उसको पूरा करने का टाइम है। तो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था कि यार बस पढ़ाई करनी है, जो कुछ कर सकते हैं करना है, बस करना यही है। हुँ, काफ़ी बिल्कुल, मोटिवेटिंग है सर आपकी जर्नी। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है। लाइक आपने जॉब नहीं लिया अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आपने ये रिस्क लिया कि नहीं चलो करते हैं ट्राई। होगा तो देखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो कुछ और कर ही लेंगे, बट अगर ये करना है तो इसके लिए 100% अपना देना ही है। तो तो दैट इज़ रियली नाइस। तो सर बीटेक के 4 साल जैसे बीत गए, तो क्या सर आप अभी भी किसी ऐसे दोस्त से कनेक्टेड हो जो आईएसएम के हैं? हाँ, सारे दोस्त कनेक्टेड है, ऐसी बात नहीं है, कनेक्टेड तो है, बट ये है कि जो तैयारी के दौरान काफी कम बातें होती थी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम दो दोस्त आए थे साथ में दिल्ली, तो साथ साथ ही रहते थे, अगल बगल के रूम में। तो उसका उसी साल क्या हुआ, दोनों कर रहे थे उस टाइम, दोनों बेरोजगार थे। बट उसका सीआईएल में बाद में, जब कंपनी लेट आई थी सीआईएल, तो वो सीआईएल में गया था, आया था यहाँ धनबाद, और सीआईएल में उसका हो गया। तो अब वो जॉब के साथ उसने, मुझे याद है जब 20 वाला अटेम्प्ट दिया था तो उसका फ्री हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद पर उसने मेंस दिया उस टाइम। उसके बाद फिर सीआईएल में जॉब करने चला गया। और उसके बाद वो लगातार दे रहा है अभी भी। बट उसके साथ तीनों बार, लगातार 3 बार अब तक फ्री नहीं हुआ है। क्योंकि जो मिडिल क्लास, अपन मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो इनसिक्योरिटी रहती है कि यार गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी है, तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगी इसको छोड़ने की। तो उस जॉब को छोड़ नहीं सकते। और फिर जैसे एग्जाम आती है तो या तो मेडिकल लेके आते हैं अपन, या कैसे करके कुछ महीने पहले छुट्टियां लेके पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर यूपीएससी की जो डिमांड है, कहीं कहीं उसको नहीं, पूरी नहीं कर पाते। तो उस वजह से मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में फंसे हुए हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं पर जॉब छोड़ नहीं सकते। और जॉब के साथ करना चाहते हैं तो वो ना तो पूरी जॉब के साथ ही जस्टिस कर पा रहे हैं, ना तैयारी कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये प्रॉब्लम तो है। सर यूपीएससी एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरत है पेशेंस। 1 साल की तैयारी, फिर आप दूसरे साल की तैयारी करते हैं, फिर उसमें आप कुछ सीखते हैं, फिर तीसरे साल की तैयारी, तो उसमें फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स सब छूट जाते हैं एक तरीके से। तो सर उसमें आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते हैं? क्योंकि हमेशा लो ख्याल आता होगा यार मेरे कुछ पार्ट ऑफ लाइफ तो मेरा छूटता जा रहा है, एक पार्ट को परस्यू करने के लिए। आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते हैं उस समय? यार दिमाग में ये रहता था हमेशा कि मैं कर तो रहा हूँ तैयारी, लगातार इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है, बट नहीं हुआ तो मैं बहुत पीछे छूट जाऊंगा, लेकिन हो गया तो सब कुछ कंपनसेट हो जाएगा। तो ये चीज भी हाँ। मोटिवेट करती थी कि यार अगर ये कर लिया ना तो मैं वो अच्छे, एक अच्छा खासा जंप मार लूंगा, सबसे आगे निकल जाऊंगा। तो मुझे बस ये चीज ही मोटिवेट करती थी। दूसरा ये था कि यार अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ तो फिर फायदा क्या, मैं तो पीछे रह ही जाऊंगा। अगर ये कर लूंगा तो कैसे ही करके अगर ये हो गया ना, तो बस फिर सबसे आगे निकल जाऊंगा। अब सब उन दोस्तों के कॉल आते हैं मेरे पास। अब काफी लोग जो मेरे ग्रुप में थे स्पेशली, जो काफी लोगों को ऐसा लगता था यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं, मेरा मतलब जो, आपको अगर बैकग्राउंड बताऊं थोड़ा जो, तो मेरे बैच में हम 120 लोग थे टोटल। और मेरे साथ मैं 112 था, मेरे 6.52 जीपीए थे। तो किसी ने सोचा नहीं था, बहुत सीरियस था नहीं पढ़ाई में, बस मजे करता आराम से, एग्जाम के टाइम पढ़ लेता। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में अच्छे खासे समर लगे 4-4 सब्जेक्ट में। तो समर की छुट्टियां तो कभी रही नहीं, बस कॉलेज में बैठे रहते, वहीं पढ़ते, वहीं आराम से पढ़ लेते, वो पास कर देते थे समर में। और ऐसे ही चलता रहा कॉलेज तो। तो सर फाइनली अब वो सारे दोस्त आपसे कांटेक्ट करना चाहते होंगे,
जिन्होंने शायद थोड़ा कम आता होगा आपको कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि अब तो नहीं फाइनली ऐसे आपने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक कर लिया है और फाइनली आप आईएएस बन चुके हैं। यार ज्यादातर लोग कांटेक्ट में पहले भी थे, जो अच्छे दोस्त थे, जो बहुत अच्छे से जो अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ बहुत अच्छी थी। बाकी कुछ लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मैं एक्चुअली मुखर्जी नगर रहता था, तो काफी लोग करोल बाग में रहते हैं। जब रैंक देखी इस बार तो काफी लोग मिलने की कह रहे थे, तो उनसे ज्यादा, बट ज्यादातर लोगों से अभी मिलना नहीं हुआ, तो बस उसी चीज में बिजी हूँ। कभी मैं उनके पास जा रहा हूँ, मैं उनको बुला रहा हूँ थोड़ा बहुत, यार कैसे नोट्स बनाए, क्योंकि दो तीन तीन अटेम्प्ट वो सब लोग दे चुके हैं, 2 या 3 अटेम्प्ट। तो उनको अब समझ नहीं आ रहा कि यार इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, अब चीजें रिपीट होने लगी, अब इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा है, और अब सिलेक्शन चाहिए, अब पेशेंस भी जवाब दे चुका है कि 4 साल हो गए। तो ये तो चीज है ही है। सर आईएसएम में भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बट कॉलेज हम्म। में शायद सही इन्वायरमेंट या फिर वैसी गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी या रोड मैप आप सजेस्ट करना चाहोगे? सबसे पहले जैसे मैं पहले आईआईटी कानपुर हम सुनते थे, वहाँ पे क्लब वगैरह बने हुए हैं, और जो एलुमनाई है जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स है, उनका एक ग्रुप है, या फिर वो काफी सपोर्टिव है, वहाँ एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ अपन क्रिएट कर सकते हैं। अब 19 तक तो नहीं था, जैसे कि आप कह रहे हो क्लब वगैरह बनाए, तो अब सब लोग अगर ग्रुप में साथ रहे, साथ काम करे, और जैसे एलुमनाई को जोड़े, तो उससे लगातार वही एटलीस्ट हर 15 20 दिन महीने में किसी न किसी से कांटेक्ट होता रहे कि सर अब अभी ये कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट पे ये काम कर रहे हैं, और एक फॉर्मेट बना के आगे बढ़े, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि बाकी सारी कॉलेजेस में हो रहा है, हम ऑलरेडी इस चीज में पीछे हैं। तो अगर करते हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और एक अच्छा स्टेप होगा मुझे लगता है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो कॉलेज से निकल के करना तो चाहते हैं, बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो कोचिंग नहीं कर सकते। तो एक ग्रुप होगा पहले, या फिर एलुमनी साथ देंगे, तो डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी, कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक गाइडेंस ऐसा होगा कि कॉलेज से निकलते कई लोग क्रैक कर लेते हैं, तो फिर वो भी एक होने लगेगा भी। ये बात सर आपने काफ़ी अच्छी और काफ़ी सही सजेस्ट करी कि हमें एक क्लब बनाना चाहिए जिसमें जो भी एलुमनस हैं जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है वो गाइड कर सके बेहतर तरीके से। तो सर अगर ऐसा क्लब फ्यूचर में हम बनाए तो क्या आप उससे जुड़ना चाहोगे? डेफिनेटली क्यों नहीं देना ओके चाहूंगा यार। सर। तो बिल्कुल। सर क्लब की जैसे हम बात कर रहे हैं तो आप कौन कौन से क्लब में थे या फिर आपने कौन से सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सप्लोर किए हैं आईएसएम में? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब कॉलेज में आया था फर्स्ट ईयर में, तो ट्राई सब जगह किया था, बट फाइनली जब ट्रायल्स होते थे तो फिर कहीं नहीं हुआ। फिर खुद का ही बस अलग ही मस्ती जोन में से लेके, जो कि कोई ऐसा क्लब नहीं था पर गए सब थे शुरुआत में। ऐसा कोई क्लब नहीं था जहाँ ट्राई नहीं किया वो सब जगह। सब दोस्त मिलके चलो यार आज घूम के आते हैं, आज वहाँ टाइम पास करके आते हैं, तो जाते हर जगह थे। बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है सर। तो सब लोग अभी इंस्पायर ही होंगे कि भाई अगर कुछ ना करके भी इतना कुछ कर ले रहे जिंदगी में तो चिल है। नहीं बाकी जैसे कि जरूर नहीं क्लब में ही कुछ हो, जैसे कोई अब जैसे यूपीएससी अगर कोई क्लब बनता है तो उसमें है, और कर्तव्य था, कर्तव्य में था, तो मैं पढ़ाने जाता था, तो वो एक बहुत ही मोटिवेशन था। इस बार मेरे से क्वेश्चन भी जी पूछा जी। गया था इंटरव्यू में, स्टार्ट ही उस चीज से हुआ था कि आप एनजीओ में काम किया है, आपने क्या काम करते थे, आप अभी भी जो बच्चों से अभी भी टच में हो या नहीं, कैसे काम करते थे, आपका क्या रोल था। तो उस पर चेयरमैन मैम से काफी अच्छे मतलब डिस्कशन चला। तो उसका मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव जो है फीडबैक रहा मेरा स्टार्टिंग से। ओ, सर तो इंटरव्यू की बात अभी चालू हुई है तो मेरा एक सवाल है सर, कोई आप ऐसा इंटरव्यू का एक वियर्ड एक्सपीरियंस कोई आपके साथ हुआ हो जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ हमारे साथ? नहीं यार, ऐसा यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू दिया, कोई बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। बट ये जरूर है कई बार ऐसा लगता था कि यार बहुत एक्चुअल चले जा रहे हैं, जैसे कोई वो पर्सनैलिटी का नाम ले रहे हैं कि आप इसको जानते हैं, अब नहीं जानते। तो वो कई बार ऐसा होता है कि आप कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हो किसी का। एक बार पेंटिंग का पूछ लिया था एक दोस्त से, मेरे से नेक्स्ट डे, कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग थी, क्या आप ये जानते हो किसकी पेंटिंग, तो उसने मना कर दिया था। फिर वो थोड़ा ग्रिल कर रहे थे कि यार अच्छा ये बताओ ये इंडिया के ही थे, फिर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग का नाम सुना है इसका, कहाँ के थे ये सब। जब इसने मना कर दिया तो भी वो पूछ रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है, बट मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इस बार जो मेरा इंटरव्यू था बहुत ही जनरल इंटरव्यू था, कि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे मैंने अभी बताया कर्तव्य वाला था। मैं राजस्थान से झारखंड आया, तो उन्होंने पूछा मैम ने कि आप राजस्थान से झारखंड पढ़ने गए, आपकी जर्नी कैसी रही, आपने क्या सीखा वहाँ पे। तो ऐसा मतलब बहुत ही कॉमन डिस्कशन था, जैसे आप अपन बात कर रहे हैं,
तो ऐसे ही मेरा इंटरव्यू चला था। तो मतलब मजा आया था इस बार मुझे। लास्ट ईयर ये था कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिलेबस से भी थे कुछ क्वेश्चन, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर किए और इंटरव्यू हो गया। बट काफी सीरियस इंटरव्यू होता है, और शुरुआत में थोड़ी एंग्जाइटी होती है, पैर कांप रहे होते हैं स्टार्टिंग 1-2 मिनट, बट 1 या 2 मिनट बाद सब कुछ काफी अच्छा लगने लगता है। और बहुत ही कोऑपरेट करते हैं वो लोग, बहुत ही मतलब आप चाहते हैं कि आप आंसर दें अच्छे से अच्छे, तो वो पूरा कोऑपरेट करते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको सुनते हैं। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सर इससे ही पता चलता है कि लाइक तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन फिर एंड में लक मैटर आ ही जाता है। यस बिल्कुल, इंटरव्यू क्योंकि कैसा जाए। इंटरव्यू कैसा जाए और बोर्ड कौन सा है, इस चीज पे बहुत मैटर करता है। जैसे हम बात करते हैं कि कई बोर्ड का ऐसा है कि वो स्टार्ट ही 160 से करते हैं, कई बोर्ड ऐसा 110 भी देते हैं तो 210 भी मार्क्स देते हैं। तो अब किसी को 110 दिए तो वो तो बाहर हो गया, 210 दिए वो प्रॉपर आईएएस बन गया। तो इंटरव्यू का कई बार इतना ज्यादा रोल रहता है। अब लास्ट ईयर जैसे मैंने कहा कि मेरा 146 थे, इस बार जो प्रीति सुदर्शन मैम नई आई तो उनका बोर्ड था, तो 198 मार्क्स मिले। तो बोर्ड पे तो बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसमें कोई मतलब शक ही नहीं है किसी चीज का। सब लोग इसी चीज की बात करते हैं। कई बोर्ड में ऐसा है कि 170 मार्क्स आए तो हो सकता है दूसरे बोर्ड में 190 आ जाते, क्योंकि कई लोगों के लास्ट ईयर 190 मार्क्स आए थे, इस बार 160 हो गए, तो कहीं के कम भी होते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है यूपीएससी का कि आपके मार्क्स, अब भाई एक्सपीरियंस बढ़ा है आपका, आप सेकेंड इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू मार्क्स बढ़ेंगे ही। ऐसा कोई निश्चित नहीं है, कम भी हो सकते हैं। बट वो 20-25 मिनट 30 मिनट जब जो इंटरव्यू हुआ है आपका, वो कैसा चला है, उनको कैसा पसंद आया है कि नहीं आया, वो मैटर कर रहा है एट द एंड। ओके। तो सर अभी अगर इंटरव्यू की बात चल ही रही है, तो इंटरव्यू में सबको इंटरेस्ट होता है, लाइक हम लोग भी यूट्यूब पे जाते हैं तो स्पेशली यूपीएससी के इंटरव्यूज देखते हैं और हमको बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। मज़ा आता है। तो सर ऐसा अगर आपको मौका मिले कि आप अपने इंटरव्यू का कोई एक सवाल बदल सको, लाइक आप सोच रहे हो कि ये सवाल नहीं पूछते तो मेरा और अच्छा हो जाता, तो सर वो कौन सा सवाल होगा। यार इस बार तो ऐसा कोई सवाल, जैसे एक झारखंड का पूछा था कि झारखंड में माफिया सिस्टम काफी ज्यादा है, तो उसका क्या रीजन है। तो यस। वो मुझे लगता है कि मैंने उसका आंसर अच्छा दिया था। बट मैंने उसको जो है कि वहाँ झारखंड में एसटीज बहुत ज्यादा है, रिलीजियस कन्वर्जन, वो सब मैंने लिंक कर दिया। तो वो मुझे लग रहा था इंटरव्यू के बाद कि यार वो मुझे लिंक नहीं करना था। बट अब मुझे इंटरव्यू के मार्क्स देखने के बाद लगा कि ठीक है, कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया, क्योंकि मैंने जब लोगों को आंसर बताया, मैंने यार ये क्वेश्चन पूछा था, और मुझे लगता है कि ये कहीं नेगेटिव आंसर तो नहीं हो गया, क्योंकि कोल माफिया की समस्या है झारखंड में, अपन सब जानते हैं कि जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है। तो वो मुझे लग रहा था, मैंने उससे भी लिंक किया था। बट ये रिलीजियस कन्वर्जन में मैं थोड़ा ज्यादा डीप चला गया था, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा था यार ये कहीं एक बैकफायर नहीं कर परफेक्ट ना जाए। हो जाए। बट हाँ बस, बट ठीक था ओवरऑल, ठीक मार्क्स मिल गए तो सब कुछ अच्छा ही था। ओके सर। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने आईएसएम की जो मेमोरीज की हम बात करते हैं थोड़ा, तो सर आईएसएम की कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी या फिर कुछ ऐसी शरारतें जो दोस्तों के साथ करी हो, या ऐसी कोई मेमोरी जो आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसी तो बहुत सारी मेमोरीज है, बट जो फर्स्ट ईयर में जब स्टार्ट हुआ था कॉलेज, तब की एक मेमोरी है कि सीनियर से बहुत डर लगता था कि यार शुरुआत में पता नहीं इंट्रो लेंगे, पता नहीं। शुरुआत में कुछ लोग गए, जो 2-4 लोग जाते थे सीनियर के पास, तो वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि यार मुझे ये कहा, मुझसे ये करवाया उन्होंने। तो वो बहुत डर लगता था यार, पता नहीं क्या करवाएंगे। तो एक दिन मैं स्लीपर के जो आरडी पे चला गया था चाय पीने स्लीपर पे, और एक दो सीनियर ने मुझे पहचान लिया, तो मेरे को कहा कि अब ये स्लीपर हाथ में लेके और ऐसे जा सकते हैं। तो वो बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा भी लगा था उस टाइम। बट ऐसा होता है, तो सबके साथ होता है ऐसा। तो ये जो पहला एक्सपीरियंस था, मुश्किल से दूसरे तीसरे दिन की ये बात है, जब चप्पल हाथ में उठा के मैं रूम पे आ रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं, और उन्होंने बोला मुझे कि रूम में एंटर नहीं करेगा तब तक ये नीचे नहीं आनी चाहिए, हाथ में रहनी चाहिए, और मैं नंगे पाँव जा रहा हूँ। ठीक है। तो सर ये काफी आपने अपने जूनियर्स के साथ भी ऐसा कुछ किया है क्या, जैसे आपके साथ इंटरेक्शन हो गया वो आपने बताया, बट जूनियर्स के साथ आपके। नहीं यार, मैंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया, क्योंकि मुझे वो बहुत बुरा फील हुआ था जब मुझे बोला गया कि यार ऐसे करो। तो मैं बहुत चिल रहता था, सब जूनियर खुश रहते थे, वो एकदम चिल रहते थे कि यार सर से, मतलब मुझे तो याद करते थे कि यार सर कहाँ मिलेंगे, कभी जहाँ भी मिल जाते एकदम मस्त चिल रहते थे। ऐसा मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया actually। सर हमने आपके काफ़ी इंटरव्यूज देखे थे, तो उसमें आपने बोला आपकी हॉबी थी क्रिकेट, वॉचिंग यस। क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो सर आपने कैसे एक्सप्लोर किया क्रिकेट को आईएसएम के अंदर। आईएसएम के अंदर यार
स्टार्टिंग में जब मुझे याद है अपर ग्राउंड में शायद क्रिकेट होता था उस टाइम पे, तो गए हाँ। हम। पहले ही दिन से उन्होंने अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक फंडिंग ले ली हमसे, 2-3 हज़ार रुपये ले लिए, ये लाएंगे आपके लिए, ये करेंगे वो करेंगे। और उन्होंने 10-15 दिन हो गए हमसे एक्सरसाइज ही करवाते थे वो, 3-4 राउंड करवा रहे हैं, और हमें ये था कि यार क्रिकेट कब खिलाओ, यार क्रिकेट खिलाओ हमें। और मॉर्निंग में सुबह 6 या 7 बजे वो बुलाते थे। तो कुछ दिन तो गए, बट बहुत लंबा टिक नहीं पाए। फिर खेलते थे क्रिकेट आपस में, फिर बाद में खेल लेते थे शाम को जाते। बट सुबह उठने की यार बहुत बड़ी समस्या रहती है सबके साथ ही, फिर ये तो सुबह है। 6 बजे 7 बजे जगना। तो फिर क्लब में तो नहीं थे, बट हाँ आपस में काफी खेलते थे हम, जूनियर सीनियर वगैरह अपने ग्राउंड में काफी खेलते थे। तो सर ऐसे सुनने में आया कि आपको मूवीज एंड वेब सीरीज देखना भी काफी पसंद है। तो रिसेंटली आपने कौन सी मूवी या सीरीज देखी है? अभी तो यार काफी टाइम से टाइम ही नहीं मिल रहा, बस जिस दिन रिजल्ट आया था उससे एक दिन पहले से मैं पढ़ नहीं रहा था, तो नेक्स्ट इस पे मैं म्यूटेड देख रहा था उस टाइम पे। फिर उससे एक दिन पहले एक दिन पहले और देखी थी म्यूटेड, और एक और देखी थी मैं याद नहीं कर पा रहा। उस टाइम पे मैं म्यूटेड देख रहा था, एक वो इजराइलियत फौजा, वो मैंने देख रहा था। तो कब जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे एग्जाम हुई फ्री हो गया कुछ दिन चिल करना है 5-7 दिन, तो फिर जम के जैसे सेमेस्टर एंड होने के बाद देखते हैं जो भी देखना होता है, वैसे ही देखता था मैं यहाँ भी। तो 10-10 12-12 घंटे लगा रहता कि यार जो भी मुझे निपटाना है, ये टीवी सीरीज देखनी है, ये मूवी देखनी है, तो वो तो देखता था। तो सर आपने ऐसे बोला कि रिजल्ट आने से पहले भी आप पढ़ रहे थे, तो ऐसे आप हमेशा पढ़ते रहते हो कि रिजल्ट कुछ भी है पढ़ना तो है ही? नहीं नहीं, इस बार मैं नहीं पढ़ रहा था, लास्ट ईयर पढ़ रहा था कि लास्ट ईयर, क्योंकि 5 दिन पहले ही रिजल्ट आया था। तो 30 मई को रिजल्ट आया था, 5 जून को फ्री था। तो पढ़ना तो था ही। इस बार ये कि पढ़ मन नहीं कर रहा था, हम काफी सारे दोस्त थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, ऑलरेडी लास्ट ईयर सेलेक्टेड थे, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं था, हमें लग रहा था यार फ्री तो हो ही जाएगा। अब रिजल्ट आने ही वाला है, उस दिन लग रहा था 22 को आएगा, 23 को आएगा, ये था। तो 22 से फिर वो टीवी सीरीज देख रहा था मैं। तो उस टाइम पे जब रिजल्ट आया, मैंने एक दोस्त को रोल नंबर बता दिए थे कि ये रोल नंबर है, और रिजल्ट आया तो मुझे बता देना। तो उसका कॉल आया, मैं उस टाइम पे समझ गया था कि यार रिजल्ट आ गया शायद। तो मैंने उसका कॉल कट करके और टीवी सीरीज बंद करके तुरंत फिर मैंने देखा रिजल्ट। तो ये था। तो सर ये एक यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है कि एक साल तो पूरा प्रिपरेशन में चला जाता है, दूसरा साल आपका पूरा एग्जाम देते चला जाता है। अगर इन केस आपका नहीं हुआ तो इस केस में सर कैसे खुद को मोटिवेटेड रखकर आपको पढ़ाई करते रहना है? देखिए आपने जो एग्जाम दिया उसमें आप मतलब कहाँ तक पहुंचे, जैसे किसी ने प्री दिया है और उसको लग रहा है यार कट ऑफ के बहुत आसपास 2-4 क्वेश्चन का ये फेर है, फिर वो मोटिवेशन का भी काम करता है कि यार मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। लोग 4-5 अटेम्प्ट लग जाते हैं लोगों को, तब भी सेलेक्ट हो ही रहे हैं, तो वो मोटिवेशन का भी काम करता है। बट जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैंने पूरा सिलेबस भी नहीं किया था कंप्लीट, 60-70% सिलेबस हुआ था, और मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन और होते तो मेरा फ्री हो जाता 20 वाले में। तो वो चीज़, उस चीज़ ने मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया। तो मैं उसके बाद मेंस पे ज़्यादा फोकस करने लगा तैयारी को, और मैंने मेंस की बहुत अच्छे से की। तो उसके बाद फिर जैसे प्री आया तो फिर 2-3 महीने पहले प्री में लग गया, तो प्री भी हो गया। और मेंस के लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयार था, तो फिर जो प्री से मेंस के बीच का टाइम मिलता है उसमें मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की और काम बन गया। क्योंकि मेंस ओरिएंटेड आजकल जो है, ये प्री और मेंस को अलग करके देखते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है कि यार प्री की कैसे करें, मेंस की कैसे करें। जबकि सही बात तो ये है कि इनकी अलग से तैयारी आप कर ही नहीं सकते। प्री और मेंस को आप इंटीग्रेटेड अप्रोच देखनी पड़ेगी आपको, जैसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। तो वो एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा रहती है, किसी ने पेपर में इस बार भी थी। बट ये है कि अब आप किस लेवल तक उसको अप्लाई कर पाते हो। अगर आपकी एनालाइजिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, तो वो इस बार भी काम कर रही है। तो मेंस ओरिएंटेड जब आपकी तैयारी रहती है, आप आंसर राइटिंग करते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, और उससे जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो हमेशा आपके पास रहती है। क्योंकि जनरली जो कोचिंग वाले बताते हैं या फिर यूट्यूब अगर आप देखते हैं कि क्वेश्चन में कहीं भी ओनली मिल जाए, ऑल मिल जाए, कुछ वर्ड्स ढूंढते हैं एलिमिनेशन के लिए ना। तो अब यूपीएससी उसी चीज के साथ खेल रही है, वो वर्ड्स भी दे रही है और सही भी कर रही है जो ऑप्शन है ना। तो इस वजह से कह रहे हैं कि एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गए, बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया चीज़ों को, और आप एक तरीके से एनालाइज करके या फिर आप फिट करने की कोशिश करते हो, आप इम्पैक्ट देखो किसी भी ऑप्शन का, आपने पढ़ लिया और आप ये सोचिए यार ये ऑप्शन चलो एक बार सही मान लिया मैंने, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आगे, अगर ये सही है तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। तो एलिमिनेशन टेक्निक है, बट अब अप्लाई करने का तरीका बदल गया है, अब स्मार्टनेस और ज़्यादा बढ़ गई है इससे।
सर जैसा कि आपने बताया कि लोग अच्छे से एनालाइज नहीं करते क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि सिली मिस्टेक नाम की चीज़ होती ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि लाइक हमसे एग्जाम में सिली मिस्टेक हो गई, एक्चुअली उन लोगों ने सही से एनालाइज नहीं किया क्वेश्चन को, उन्होंने सही से तैयारी नहीं की है, यही बात हुई ना। सिली मिस्टेक्स आप कह सकते हो, आपने क्वेश्चन देख लिया बहुत अच्छे से, आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं बहुत अच्छे से, उन्होंने पूछा, उन्होंने रॉन्ग पूछा है और आप सही टिक करके आगे सही गोला भर दिया, तो एक वो सिली मिस्टेक है। दूसरा है कि आपने सब कुछ सही किया बट आपने जो बबल भरना था वो गलत भर दिया, तो सिली मिस्टेक ये है। इस चीज को आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं, बट आप एलिमिनेशन करने के लिए किसी ऑप्शन में ओनली ऑल देख रहे हैं, तो वो फिर सिली मिस्टेक नहीं, वो आपका ब्लंडर है, क्योंकि इसी चीज को यूपीएससी एलिमिनेट करने की कोशिश कर दी है। क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार जैसे जनरली एक फैक्ट चलता है कि यूपीएससी किसी ऑप्शन में कोई फैक्ट दिख जाए तो वो फैक्ट जनरली गलत ही होगा, बट ऐसा ये हम अब कोई अगर हर क्वेश्चन में ये करके आएगा तो कहीं ना कहीं उसका गलत होगा, और कभी यूपीएससी इसके साथ खेल गई तो फिर नुकसान तो होना ही है उस चीज का। बिल्कुल सही कहा सर, यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू माना जाता है। ऐसा परसेप्शन रहता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट है तो दिन भर पढ़ता ही रहता होगा। तो सर क्या ऐसा सच में है कि क्या दिन भर पढ़ना होता है यूपीएससी के लिए, कि अपने हॉबीज या इंटरेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलता? एक्चुअली यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा है ना कि आपको, अब जैसे मैं बताऊँ मेरा, तो ज़्यादातर टाइम पढ़ने में निकलता था, बहुत कम टाइम ऐसे होता था कि यार कभी रेस्ट ले लिया, कभी मूवी देख ली, तो मूवी भी देख ले तो बहुत, जब बहुत डिमोटिवेट फील करते हैं, जैसे मैंने भाग मिल्खा भाग बहुत बार देखी है, तो वो मूवी मुझे मोटिवेट करती है देखने के लिए ना, तो मैं वो देखता था। बट ये है कि ज़्यादातर टाइम पढ़ने में निकलता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है यूपीएससी का। आप किसी चीज़ को पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, कुछ आपको रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, मॉक प्रैक्टिस भी करने हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा और इतने सारे सब्जेक्ट्स है ना, 4 पेपर जीएस के, हर पेपर में 2 या 3 सब्जेक्ट है, फिर आपको रिवीजन प्लान करना है, फिर टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपना शेड्यूल भी होता है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करनी है, तो इस वजह से ज़्यादातर टाइम पढ़ने में निकलता है। सब लोगों के साथ यही होता है कि मैं बताऊँ आपको, तो मैं सुबह 8-9 बजे तक के 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था, और फिर 9 बजे तक रात को फिर 11-12 बजे आता था। बीच में वहीं पे मैस होता था, वहीं पे खाना खा लिया, वहीं लाइब्रेरी। तो कई बार तो कभी 2-3 दिन में एक दिन बीच में शाम को या फिर दोपहर में रूम पे आ गया, नहीं तो रूम पे नहीं आता था। तो ज़्यादातर लोग जो सेलेक्टेड लोग हैं, सब यही था कि ज़्यादातर टाइम पढ़ने में निकलता है। तो काफ़ी डेडिकेटेड तरीके से आपने पढ़ाई करी है इन 4 सालों में यूपीएससी के लिए। तो सर बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज में तो एंजॉय किया होगा। हाँ हाँ, कॉलेज में तो एंजॉय करना होता है। तो फिर कॉलेज की ही कुछ किस्से ऐसे हमसे शेयर कीजिए जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया हो, क्लास बंक करके कई दोस्तों के साथ मूवीज देखने गए हो या फिर क्रिकेट ही खेला हो। क्लास में से कई बार हुआ है कि मतलब, मुझे याद है कि मदन लाल चंद्रवंशी शायद एक टीचर है, जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग शायद उसमें है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाते होंगे, जो होता है ना सेकंड सेम में, जो इंग्लिश सेम में कौन सी में सब्जेक्ट, तो वो पढ़ाते थे। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो किसी को सोने नहीं देंगे, सो गया तो जगा देते थे, या फिर प्रॉक्सी लगा देते थे, प्रॉक्सी अगर पता चल गया तो उसकी 2-3 एक्स्ट्रा जो है उसको अटेंडेंस नहीं देते थे, तो ऐसा होता था। तो एक बार शर्त लगी सब दोस्तों के साथ कि यार ये ना, मदन लाल चंद्रवंशी क्लास में कोई सो के दिखाओ पूरी क्लास में। तो एक दोस्त था, उसका माइनिंग का था वो, तो उसने कहा मैं सो के दिखाऊंगा, तो फिर ट्रीट दोगे, तो मैं कहा ठीक है। तो वो बंदा फर्स्ट बेंच पे जाके उसकी क्लास में सो गया, हालांकि उसने बाद में उठा दिया था, बट वो आधी क्लास सोया रहा, और उसने देख लिया कि ये क्या कर रहा है, तो किसी ने कह दिया सर इसकी तबीयत खराब है, तो उसका अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके तो मतलब ऐसा हुआ है कई बार कि यार ये टीचर है, ये तो करने ही नहीं देगा ऐसा। या फिर हमारे मैकेनिकल में एस एन सिंह थे, जो अभी भी शायद एचओडी है, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो मतलब उनके मार्क्स बढ़वाना बहुत टफ होता। अगर आपके 29 मार्क्स आए, 30 आके आपको लगता है ग्रेस लग जाएगा 5 मार्क्स का, पास हो जाओगे, तो आप फेल ही होगे, वो फेल ही करते थे किसी को। और उस टाइम इतने लोगों को फेल किया था कि आप जो मैकेनिकल के लोग हैं उनसे पूछना, शायद फाइनल ईयर में वो पढ़ाते हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं वो। तो उनसे भी मार्क्स बढ़ाना बहुत एक टफ टास्क था। कई लोगों ने इमोशनल अपनी स्टोरिया बना बना के उनसे नंबर बढ़वाए हैं उनसे भी, कि सर आधा मार्क्स बढ़ा दो, सर आधा मार्क्स, 29 आए सर, आधा बढ़ा दो तो वो 30 हो जाएंगे, और ऐसे करके फिर मैं पास हो जाऊंगा, सर मेरे घर पे ये हो गया था। कई लोगों ने तो अपनी
जो दादी को कई बार, सर मेरी दादी एक्सपायर हो गई, मेरा ये हो गया, जो बहुत ही कॉमन वो होते थे। तो उसके क्लासिक क्लासिक पैर पर बात। पैर पड़ जाते थे, रोने लग जाते थे टीचर के पास जाके। तो वो ऐसा होता था कि यार बस वो शर्त लगी होती बाहर से कि यार इससे बस मार्क्स बढ़वाने कैसे करके ना। तो वो सब ट्राई किया यार, कई बार सक्सेस भी हो गए लोग, ऐसी बात नहीं होनी। ये तो अभी तक चलते आ रहा है सर। बाकी उसमें लड़ाइयाँ बहुत मजा होती आता थी है। यार हमारे टाइम। अब का तो पता नहीं, बस उस टाइम लड़ाइयाँ बहुत होती थी कि एक दो बार तो ऐसा हुआ जूनियर ने सीनियर को पीट दिया। तो ऐसा भी हुआ दो चार बार कि हॉस्टल में आके पीट देते थे। बट हमारे टाइम फिर बाद में काफी स्ट्रिक्ट हो गया था, जैसे राजीव शेखर सर आए थे। तो जब मैं फाइनल ईयर में आया था तभी आए थे ये IIT कानपुर से। तो उस टाइम काफी चेंज हो गया था यार, नए डायरेक्टर आए, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो बस अब निकलने में तो ये फेल करेंगे, सुना ये बहुत ज्यादा फेल करेंगे। और समर भी हटा रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि समर भी रहेगा। तो ईयर बैक वाला कंसेप्ट वो खत्म कर दिया, ऐसा कुछ था। तो हमें तो बहुत डर था कि यार हमारी तो हर साल समर लगती थी कि यार समर में तो पास कर लेते थे, अब तो ईयर बैक होगी सीधी ना। तो उस चीज का बहुत लोड था कि यार फाइनल ईयर में फिर बहुत पढ़ाई की कैसे करके बस जो टॉपर थे उनके हाथ जोड़ जोड़ के भाई पढ़ा दे, कुछ बता दे, पास हो जाए कैसे करके। तो ये चीज तो बहुत थी है कि यार। ओके, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, सर अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले और आप 6 साल पहले चले जाएं, तो आप 6 साल पहले वाले भरत को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे मैं ऑडियंस में काफ़ी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मौजूद है जो आप सुन रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस है इनडायरेक्टली? सबसे जो मैं मुझे लगता है जो मैंने चीज मिस की कि कई लोगों को देख के जो है ना कि यार साथ वाले क्या कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा वो चीज ना। वो चीज मत करो यार, जो आप अपनी पर्सनैलिटी, आपके पर्सनल इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग काम करो। अगर मैं 6 साल पहले जाऊँ तो मैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर में लोगों को देख के यार कभी कभी मोटिवेट होके NCERT खरीद ली और नई लाइब्रेरी चला जाता, तो वहाँ पढ़ने की कोशिश की। बट एट द एंड जब मैं यहाँ दिल्ली आया, जब प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करना शुरू किया, तो लगा यार वहाँ मैंने ना तो पूरा मजा ही किया और ना ही अच्छे से तैयारी की। तो वो चीज मिस कर दी। कम से कम मजा तो कर गया था, तो रहता है यार मजे किए बहुत ज्यादा ना। तो उस चक्कर में वो उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो यही कहूंगा, अगर आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल रहा है प्रॉपर, तो आप थर्ड ईयर या फाइनल ईयर से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको भाई इधर आना है, नहीं आपको लगता है कि यार कोचिंग करनी है या फिर प्रॉपर उसी के बाद स्टार्ट करनी है, तो आप ये अच्छे से डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि आप कॉलेज की लाइफ को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि उससे इतना ज्यादा सीखने को मिलता है ना कि यहाँ के आपको पता लगता है। कई सारे दोस्त जो अगर IIT से है, जैसे IIT दिल्ली वगैरह में, तो वो उनका ये है कि वो वीकेंड पे कोचिंग करते हैं, यहाँ पे वीकेंड पे क्लासेस करते हैं अगर UPSC करनी है। और बाकी बाकी 5 दिन अपने कॉलेज और कॉलेज में मजे करते हैं। और फाइनल ईयर में फिर फर्स्ट चांस में सेकंड चांस में निकाल लेते हैं। तो ऐसा कुछ अपन को भी करना चाहिए। अब जैसे आप कह रहे हो कि सिविल सर्विसेज एक क्लब टाइप का बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जो लोग जुड़े हैं वो सीरियसली जुड़े उससे। अब जिसको लगता है कि यार मैं बाद में करना है, तो फिर बाद में ही करे। वो कंफ्यूजन नहीं रखे किसी चीज का ना, दोनों जगह पैर रखने की कोशिश नहीं करे। जहां भी करे बस उसको सीरियसली करे फिर। from UPSC journey, preparation days, college life, struggle, ISM journey to finally achieving the goal of becoming an IAS officer. So this talk was itself so motivating and inspiring. So this was it from our side, sir. Lastly, अगर आप कुछ कहना चाहो सारे viewers को जो आपको देख रहे हैं और आप जिनके इंस्पिरेशन बन चुके हो। मैं यही कहूंगा, मेरे पास कई लोगों के मैसेज आते हैं कॉलेज से, फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से। मैं आज ही देख रहा था कि कई लोग मैसेज आ रखे हैं कि सर मैं आपका जूनियर हूँ, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, और मैं भी सोच रहा हूँ UPSC करने की। तो मैं यही कहूंगा कि आपको लगता है ना कि यार आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई है कि यार मैं कर लूंगा इस चीज को ना, तो ही आप इधर आए। आप किसी को देख के नहीं आए। आप अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, जैसे कि आजकल रील्स का जमाना आ गया, जो सेलेक्टेड रोल्स है, वो जो सेलेक्टेड लोग हैं वो भगवान बन गए, उनकी इस टाइप की रीलें बन रही है। आप उसको देख के आ रहे हैं, पेरेंट्स भी वही रील देख रहे हैं, बच्चे भी वही रील देख रहे हैं। कई बार पेरेंट्स के प्रेशर में आ जा रहे हैं, यार देखो ये DM बनेगा तो ऐसा, मतलब वो कहते हैं ना अपने कॉलेज में एक रोला होगा, तो वो रोले के चक्कर में नहीं आए मतलब ना। क्योंकि वो बहुत सस्टेनिंग नहीं है वो चीज। अगर आपको IAS बनना है तो आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है इसमें। और आप क्यों बनना चाहते हैं ये बहुत जरूरी है। अगर उसके लिए आप क्लियर है तो अच्छा, ये बहुत ही मतलब एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही अच्छी जर्नी रहती है। बट ये है कि आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी मोटिवेशनल गुरु या फिर कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको UPSC फाइट नहीं करा सकता। ये आपका हार्डवर्क ही होगा, आपका सेल्फ मोटिवेशन होगा, जो आपको 3 से 4 साल सा 3 या 4 साल जब तक आप कर नहीं लेते तब तक आपको इसमें सस्टेन कर पाओगे।
तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से जो है इम्पैक्ट होके तैयारी स्टार्ट नहीं करें, खुद मोटिवेट रहे अंदर से, और जो भी डिसीजन ले बहुत जल्दी डिसीजन ले। जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं कॉलेज के तुरंत बाद दिल्ली आ गया था, क्योंकि मैं पहले से बहुत क्लियर था इस चीज़ को लेके। अब बहुत सारे दोस्त पहले कोई एसएससी की तरफ चला गया, या फिर किसी और गेट की कर रहा था 2 साल 3 साल, या ईएएस की चला गया, फिर उसके बाद वो इधर आ रहे हैं। तो एक डिसीजन आप प्रॉपर ले, बहुत सोच समझ के डिसीजन ले। आपके जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, जहाँ भी आपको लगता है कि यार ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो मिलके डिसीजन ले सब, बट अच्छा डिसीजन ले और बहुत क्विक डिसीजन ले। क्योंकि आप जो लोगों से ना पीछे नहीं रहे डिसीजन लेने के मामले में, क्योंकि आप फर्स्ट मूवर, जैसे मैंने बहुत जल्दी डिसीजन लिया तो मैं कर गया। अब मेरे दोस्त अब आ रहे हैं कहीं, कोई लास्ट ईयर आया है इधर तैयारी करने, कोई पीएसयू में या फिर कोई वेदांता में जॉब करके 1 2 साल जॉब करके तब इधर आ रहे हैं। तो ऑलरेडी आप एक गैप जो पढ़ाई में हो गया ना, तो वो बहुत इम्पेक्ट करता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखे, और बाकी बस मोटिवेट रहे जो भी करे उसमें। अगर आपको प्लेसमेंट मिल रहा है तो उस चीज़ के लिए भी आप प्रयास करें, उसके लिए मोटिवेट रहे, उसके अकॉर्डिंग काम करें। या फिर जॉब के बाद करना है तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप अच्छी खासी जॉब करें, पहले पैसे कमा ले, फिर इधर आ जाए। क्योंकि ये यूपीएससी में 2 या 3 अटेम्प्ट आजकल ऐसे हो गए कि ज़्यादातर लोग इसी में सेलेक्ट हो रहे हैं, दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में। और बहुत ज़्यादा यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल 10 साल लगे रहने की ज़रूरत है। बस 2 या 3 अटेम्प्ट दे, बहुत सीरियस अटेम्प्ट दे, और नहीं होता है तो हमेशा कोशिश रखें कि प्लान बी आपके पास एक रहना चाहिए, मुझे लगता है। तो बस यही कहूँगा, एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। जो भी आप करो बहुत अच्छे से करो, और जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी तरह का आपको गाइडेंस चाहिए, तो इसी टाइप के आप पॉडकास्ट करते रहे, और ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के कि आपसे जुड़ता रहूँ।